हेलो, नमस्कार बच्चों। पिछली बार हमने जो हरियाणा जीके के अंतर्गत प्राचीन इतिहास हरियाणा का उसका एक भाग पढ़ा था, हड़प्पा संस्कृति। कौन सा? हड़प्पा संस्कृति। और हरियाणा में इस संस्कृति से संबंधित कौन कौन से स्थल है, इनके बारे में हमने पढ़ा। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा वैदिक साहित्य या वैदिक संस्कृति। ठीक है, पहला कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, अब हड़प्पा सभ्यता जो है ये बेटा 2600 ईसा पूर्व के आसपास, 2600 ईसा पूर्व के आसपास इसकी शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, और ये लगभग 1900 ईसा पूर्व तक चला। उसके बाद 1500 ईसा पूर्व कुछ लोग जो ये वैदिक सभ्यता है, देखो जो वैदिक सभ्यता है इसमें अलग अलग मत है। कुछ लोग इसे 1000 के आसपास मानते हैं और कुछ कहते हैं कि 1500 के आसपास। कुछ अलग अलग विद्वानों के अपने अपने विचार होते हैं। तो ये 1500 ईसा पूर्व के आसपास कि इसकी शुरुआत मानी जाती है। और वैदिक साहित्य की जो शुरुआत है वो किससे मानी जाती है? आर्यों से मानी जाती है, आर्यों के आगमन से। आर्यों के आगमन से इसकी शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, और वैदिक सभ्यता पनपी कहां पे? सरस्वती नदी के आसपास, सरस्वती नदी के किनारे या उसके आसपास यहाँ पे ये सभ्यता पनपी थी। ठीक है, विकसित हुई थी। यहीं पर ही कहा जाता है कि आर्यों ने अपना निवास स्थान भी इसी नदी के किनारे रखा। जो इनका शुरुआत में ये निवास स्थान इनका सरस्वती नदी के किनारे ही था। इसके अलावा इसमें जो है सबसे पहले यहाँ पर किस वंश की स्थापना हुई? पुरु वंश। वैदिक साहित्य में पुरु वंश की स्थापना हुई। ये किस वंश से संबंधित थे? ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है, मनु के प्रपौत्र थे ये। ठीक है, पुरु वंश के जो शासक थे वो कौन थे? मनु के प्रपौत्र। प्रपौत्र समझते हो क्या है? पोते का बेटा। ठीक है, ये है। तो इस वंश के पश्चात ये जो पुरु वंश है इसमें ही एक प्रतापी राजा था भरत, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। ठीक है, इसी वंश का प्रतापी राजा था भरत, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। इसके पश्चात पुरु वंश के बाद, इसको मुझे मिटाना पड़ेगा बेटा। पुरु वंश के बाद आगमन होता है अगले वंश का। कौन सा वंश है वो? कुरु वंश। ठीक है, कौरवों का कुरु वंश। इस कुरु वंश के सबसे शक्तिशाली राजा कौन थे? शांतनु थे। इसे एक स्टोरी की तरह भी ये आप महाभारत से रिलेट करती हुई है, तो आपको पता भी होगा कि कुरु वंश के जो शक्तिशाली राजा थे शांतनु, इनके कितने 3 संतानें थी। एक तो भीष्म, ठीक है, एक चित्रांग थे और एक विचित्रवीर्य। ठीक है, तो जो भीष्म थे उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी अविवाहित रहने की, ब्रह्मचर्य का पालन करने की। और दूसरे नंबर के जो चित्रांग थे वो युद्ध में मारे गए। इसके बाद रह जाते हैं विचित्रवीर्य। इनके 2 संतानें हुई थी। कौन कौन सी? कौरव यानी धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र और कौन था? पांडु। ये 2 संतानें थी इनको। ठीक है बेटा, तो धृतराष्ट्र क्योंकि गद्दी पे नहीं बैठ सकते थे, वो जन्मांध थे, जन्म से ही अंधे थे, तो गद्दी पर किसको बिठाया गया? पांडु को बिठाया गया। ठीक है, पांडु के कितने पुत्र थे? 5। और धृतराष्ट्र के कितने थे? 100 पुत्र। ठीक है, अब धृतराष्ट्र के जो बड़ा बेटा था कौन था? बताओ। दुर्योधन। ठीक है, वो बड़ा हो गया, उसने कहा कि मुझे तो भाई राज्य चाहिए,
क्योंकि पहला हक मेरा ही है। पांडु ने इसको राज्य दे दिया, लेकिन कहा कि भाई ऐसा करो, इसका आधा भाग कर दो। ठीक है, अब आधा भाग जब मांगा गया तो आधा भाग देने से दुर्योधन ने मना कर दिया, और मना कर दिया तो क्या होगा, युद्ध होगा। ठीक है, जब आधा भाग देने से मना किया तो फिर क्या हुआ, युद्ध हो गया। और इस युद्ध में, युद्ध कौन सा हुआ, वो महाभारत का युद्ध, महाभारत का युद्ध हुआ। ठीक है, अब इस महाभारत के युद्ध में कितने दिन चला था ये, 18 दिन चला था। कितने दिन चला था बेटा ये, 18 दिन चला था। ठीक है, अब इस 18 दिन के युद्ध में अर्जुन ने गीता का उपदेश, अर्जुन को गीता का उपदेश भी दे दिया था। किसने दिया था, श्री कृष्ण ने। ये सब वैदिक साहित्य से ही संबंधित है। श्री कृष्ण द्वारा गीता का उपदेश दिया गया। ठीक है, आगे देखो, कुरुवंश, यहाँ इस समय ये इसमें इसकी डिटेल चल रही है कि कुरुवंश में और क्या हुआ। इस महाभारत का युद्ध जो कि 18 दिन तक चला, और इसमें अर्जुन को गीता का उपदेश भी दिया गया। इसमें देखो, इस वैदिक सभ्यता के दौरान, जो वैदिक सभ्यता है, उस सभ्यता में किन किन चीजों को सबसे ज्यादा जो महत्व दिया गया वो थी शिक्षा का। ठीक है, भाषा का, तो संस्कृत भाषा, वेदों की ये भाषा कौन सी है, संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा पढ़ने में बहुत कठिन थी। संस्कृत भाषा कठिन हो तो कठिन है, तो इसको समझने के लिए उस समय के जो आचार्य थे या जो गुरु थे, उन्होंने क्या किया, ब्राह्मण ग्रंथ बनाए, ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, किस लिए, संस्कृत भाषा को, जो भी हमारे वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, उनको आसान भाषा में समझने के लिए क्या बनाए, ब्राह्मण ग्रंथ बनाए। ठीक है, और इसके अलावा ये देखिए उपनिषद। उपनिषद क्या होते हैं, उपनिषद होते हैं गुरु के निकट बैठकर, यानी गुरु के निकट बैठकर प्राप्त होने वाला ज्ञान, कि हम गुरु के सामने बैठकर, गुरु जो हमको ज्ञान देते हैं, वो ज्ञान लेना क्या किसमें है, उपनिषद के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके अलावा जो है मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद, ये ध्यान रखना, सत्यमेव जयते जो पंक्ति है, सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है, तो ये किस उपनिषद से ली गई है, मुंडोक उपनिषद से ली गई है। कहां से ली गई है बेटा, मुंडोक उपनिषद। ठीक है, अच्छा अब आगे आते हैं, ये कुछ एक बातें थी जो आपको ध्यान रखनी जरूरी है। अगला आता है कि ब्राह्मण ग्रंथ, ये जो ब्राह्मण बनाए थे ग्रंथ, ये किस लिए बनाए थे, ये बनाए गए थे कि संस्कृत जो कठिन भाषा है उसको आसान भाषा में जो हमारे वेद है उनको समझने के लिए। ठीक है, अगला आपका आता है कि महाभारत युद्ध के पश्चात, इसी में ही अभिमन्यु का पुत्र, अभिमन्यु पुत्र क्या नाम था, परीक्षित, परीक्षित। ठीक है, अभिमन्यु पुत्र परीक्षित द्वारा, परीक्षित द्वारा असंध, असंध को अपनी राजधानी बनाया गया। ये अपनी राजधानी बनाया गया, अपनी राजधानी बनाया गया। अब ये जो असंध जगह है कहाँ पे है, करनाल में है।
अब क्योंकि हम बेटा इतिहास पढ़ रहे हैं तो ये छोटी छोटी बातें जो है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो जाती हैं, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे लिया है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है जनमेजय, जनमेजय यहाँ के राजा हुए यहाँ के जनमेजय यहाँ के राजा हुए, जनमेजय यहाँ के राजा हुए जिन्होंने सफीदों में सर्प दमन यज्ञ किया। ठीक है, सर्प दमन यज्ञ किया। अब ये सफीदो कहाँ, हरियाणा में ही होगा। ठीक है, ये असंध कहाँ है, हरियाणा में ही होगा। तो ये हिस्ट्री के हिसाब से देखें तो ये जरूरी हो जाते हैं कुछ एक ये वाक्य कि हमें ये जगह जो है ये नाग यज्ञ, सर्प दमन के लिए ये सर्प दमन यज्ञ किया गया, जिसे सर्प यज्ञ भी कहते हैं, सर्प दमन यज्ञ भी कहते हैं। अब क्यों कहते, जन्मेजय जो थे उनके पिता को सांप ने काट लिया था, इसलिए ये यज्ञ उन्होंने किया। ठीक है। एक है वैदिक काल में, मैंने अभी आपको बताया था कि मिर्जापुर है, कौन सी जगह है जहाँ पे कुरुक्षेत्र में, वहां पे कर्ण का किला है। ये है थानेसर में, यहीं पे है वो जगह भी, थानेसर में कुरुक्षेत्र में पड़ता है। ये क्या है, कर्ण का किला। ये जो आपके किले मस्जिद वगैरह आएंगी ना वो अलग है, ये तो बीच में जब आ रहा है तो आपको थोड़ा सा फिर रिवीजन हो जाएगा आगे जब भी आएगा। ठीक है बेटा। तो कर्ण का किला जो है वो कहाँ पे है, थानेसर में। कुरु वंश का जो विस्तार था, कुरु वंश का विस्तार, मिटा रही हूं बेटा इसे मैं, वो कहते हैं ना, विद्या धन उद्यम बिना कहो जुपावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की पोन। विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की पोन। तो बेटा ये तो ऐसे ही है, करोगे मेहनत तो आपको हवा मिलेगी, और मेहनत नहीं करोगे, हाथ नहीं हिलाओगे तो आपको बिना मेहनत के कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ठीक है बेटा। वैदिक सभ्यता जो 1500 ईसा पूर्व के अंतर्गत थी, कुरुवंश अभी चल रहा है इस समय। तो कुरुवंश में देखो, अभी चल रहा है मतलब मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है। तो कुरुवंश में देखिए, जन्मेजय का जो नाग यज्ञ हुआ था सफीदों में हुआ था बेटा। ठीक है। इससे पहले परीक्षित द्वारा असंध को अपनी राजधानी बनाया गया था। ठीक है। इस राज्य का जो विस्तार है, यानी कुरु वंश का जो विस्तार है, वो विस्तार कहां तक था, कहां था, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र तक था। इसका कुरुवंश का विस्तार कुरुक्षेत्र तक था। ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, कुरुक्षेत्र को क्या कहते थे उस समय में, कुरु जंगल, कुरु जंगल के नाम से जाना जाता था, मतलब कुरु जंगल इसको कहा जाता था। ठीक है। इसके अलावा इसमें इसकी जो राजधानी थी, इसकी राजधानी, राजधानी पता ही होगा सबको, इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ। ठीक है। इसकी राजधानी कौन सी थी, इंद्रप्रस्थ थी। ठीक है। अब इसके अलावा पृथुदक जगह है एक पेहोवा में, पृथुदक पेहोवा में है एक जगह जहां महाराजा पृथु
के नाम पर तीर्थ स्थल है। महाराजा पृथु के नाम पर तीर्थ स्थल है। इसे राम हृदय तीर्थ भी, ये अलग से है, शायद कपिल यक्ष में है, जींद में आता है बेटा, राम हृदय तीर्थ, कपिल यक्ष, ये यक्ष भी 4 है इसमें अलग अलग। कपिल यक्ष, मैं ये एक बता देती हूँ आपको, जींद में है। कहाँ पे है? जींद में। ठीक है, कपिल यक्ष कहाँ है बेटा? जींद में है। ठीक है, इसको क्या, किस नाम से और जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? राम हृदय तीर्थ, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। अच्छा, अब एक बार हरियाणा के जो उपनाम है वो एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। देखो, वैदिक सभ्यता के अंतर्गत ही हरियाणा का जो उपनाम है, क्योंकि वैदिक संस्कृति से संबंधित था, ऐसा भी माना जाता है कि ब्रह्मा जी का आगमन यहाँ हुआ था, तो इसलिए इसको ब्रह्माव्रत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्माव्रत। अब क्योंकि यहाँ पे आर्य भी थे तो इसको क्या कहा जाता है? इस धरती को आर्यावर्त, क्योंकि ये सभी सरस्वती नदी के किनारे पर बसे थे ना, ऋग्वेद की रचना यहाँ हुई है। ठीक है, तो इसलिए ये जो क्षेत्र है ये हरियाणा के क्षेत्र में ही आता है। आर्यावर्त, ब्रह्माव्रत, ये हरियाणा को ही कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा देखो, महाभारत काल में इसे बहुधान्यक कहा गया है। क्या कहा गया बेटा? बहुधान्यक। बहुधान्यक मतलब बहुत अधिक धन धान्य से पूर्ण, यानी कि यहाँ की जो भूमि है वो उपजाऊ थी और वनस्पति भी बहुत ही विकसित संपन्न थी, यानी कि वनस्पति भी बहुत उच्च कोटि की थी, तो इसलिए इसको क्या कहा गया है? बहुधान्यक, धान्यक। ठीक है, हरियांक भी इसको कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा इसमें देखो, प्राणनाथ चोपड़ा के अनुसार, प्राणनाथ चोपड़ा ये क्या कहते हैं? इनके अनुसार महाभारत काल में एक जाति थी, महाभारत काल में एक जाति थी। कौन सी जाति? आभीर जाति, आभीर जाति। ये क्योंकि कृषि कार्य में निपुण थी, कृषि कार्य की कुशलता थी इनमें। ठीक है, कृषि कार्य में ये निपुण थे या कुशल थे, तो ये उस स्थान पर रहने के कारण इस स्थल को अभिरायण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिरायण। ठीक है, ये भी है। अगला क्या है कि धरणीधर, धरणीधर इनकी पुस्तक है, इनकी पुस्तक है अखंड प्रकाश, अखंड प्रकाश। तो बेटा इस पुस्तक में इन्होंने कहा है कि ये जो क्षेत्र है ये हरियांक के नाम से, ये हरिखंड है, ये है हरिबंका। धरणीधर की पुस्तक अखंड प्रकाश में क्या कहा गया है? इसको हरिबंका। हरिबंका मतलब इंद्र और भगवान हरि श्री कृष्ण से संबंधित क्षेत्र होने के कारण इसको क्या कहा गया है? हरिबंका कहा गया है। ठीक है, क्योंकि उपजाऊ भूमि थी, कृषि वर्षा पर भी निर्भर थे, तो इंद्र की भी पूजा करते थे और भगवान श्री कृष्ण की भी। ठीक है बेटा, तो इस संस्कृति से भी ये जुड़े हुए थे। इसके अलावा संस्कृत के ये ऊपर लिख देती हूं मैं, संस्कृत के शब्द हरित के कारण भी इसका नाम हरियाणा पड़ा। ये इस तरह की ये बातें इसमें कई किताबों में लिखी हुई हैं। ठीक है, कि संस्कृत का जो शब्द है हरित, उसके आधार पर भी इसका नाम हरियाणा पड़ा। अलग अलग बातें हैं, अलग अलग विचार हैं विद्वानों के। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे इसमें आता है कि महाभारत काल में, ये मिटा रही हूं मैं बेटा, अगला आता है इसमें
कि महाभारत काल में कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो आज शहर हैं, ठीक है, जिनका नाम उस समय में कुछ और था। जैसे यानी कि हरियाणा के ऐसे प्राचीन नाम, हरियाणा के महाभारत काल के कुछ क्षेत्रों के प्राचीन नाम, प्राचीन नाम। अब प्राचीन नाम में जैसे कि सबसे पहला जैसे मान लीजिए पृथुदक हो गया। अब जैसे 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 मुस्लिम जो सल्तनत काल था उस दौरान जो जगह थी उन जगहों का नाम उन्होंने अपने हिसाब से रख दिया। यहाँ पे ये जो आर्य थे इनका जो इन्होंने जहां पर भी वो रहे उनके हिसाब से इन्होंने अपना ये उन्होंने नाम जो रखा वो देखो पृथुदक, पृथुदक पेहोवा को कहा गया है, पेहोवा, ठीक है बेटा। अगला है पानप्रस्थ, पानप्रस्थ, ठीक है, पानीपत, ठीक है, तिलप्रस्थ, तिलप्रस्थ। अब ये तिलप्रस्थ क्या है, ये है तिलपुट। ये जगह है, कहां पर है ये, फरीदाबाद में। कहां पे है बेटा, फरीदाबाद, तिलपुट ये जगह है एक। अगला है सोनप्रस्थ, सोनप्रस्थ ये कहां पे है, ये क्या है, सोनीपत जो शहर है हमारा वो, उसको पहले प्राचीन महाभारत काल में क्या नाम था उसका, सोनप्रस्थ था, ठीक है बेटा। गुरुग्राम किसके नाम पर है, गुरुग्राम किसके नाम पे आप बताना मुझे कमेंट करके, ठीक है। इसका आधुनिक नाम क्या है, गुड़गांव। वैसे ये गुरुग्राम ही है अब भी, अब ये बदल दिया था गुड़गांव, गुरुग्राम था पहले प्राचीन काल में, खट्टर सरकार ने इसको बदलकर गुरुग्राम ही रखा है, पहले ये क्या था, गुड़गांव था, ठीक है बेटा। तो ये आप ध्यान रखें, ये मुझे आप मुझे कमेंट करके बताएं कि गुरुग्राम किसके नाम पर पड़ा, ठीक है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में मिलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो हर्षकाल, योद्धे काल से शुरू होके और चौहानों तक होगा, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है।